हमारा ये लेसन लाइफ इन द यूके के टेस्ट नंबर 36 पर है। और जैसे कि आपको पता है कि लाइफ इन द यूके टेस्ट ILR एप्लीकेशन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, मस्ट है। आप याद रखें कि आपको 2 लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, एक लाइफ इन द यूके टेस्ट करना है और एक B1 टेस्ट करना है, ठीक है। तो जब तक ये दोनों नहीं होंगे तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी। आपको किसी से किसी किस्म की फजूल बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लाइफ इन द यूके टेस्ट और सिटीज़नशिप जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सारे ख़ुद कराता रहा हूँ। मैं अप्रूव्ड एग्ज़ामिनर रहा हूँ सिटी एंड गिल्ड्स का, और ये सारे जो ट्रिनिटी कॉलेज के कोर्सेज़ हैं ये मैंने टीच किए हैं और लोगों को पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो इस वजह से कोई आपसे कहे कि नहीं ये नहीं चाहिए, आपने ये किया हुआ है वो किया हुआ है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है इस बारे में। ओके, आप सबको करना होगा। तो अगर आपने ILR एप्लीकेशन करनी है, हाँ, अगर आपने सिटीजन स्पाउस वीज़ा करना है, एक्सटेंशन करना है, वो उसके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं। ILR और सिटीजनशिप के लिए दोनों मस्ट है। तो मेरी B1 के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी है। अगर आपने B1 नहीं किया, जो कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग एग्ज़ाम है, तो वो कर लें, पहले वो भी देख लें वीडियोस। और अगर आपने वो कर लिया तो बहुत अच्छी बात। अब लाइफ इन द यूके का टेस्ट के बारे में फिर हम बात करते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 24 क्वेश्चंस हैं और इसमें 18 क्वेश्चन के आंसर आपको ठीक करने हैं, जो कि 75% बनता है। और आपके पास टोटल टेस्ट 45 मिनट्स हैं करने के लिए। एक चीज़ प्लीज़ आप याद रखें कि टेस्ट की कोई तादाद नहीं है। ये यूके की लाइफ इन द यूके की जो बुक है, स्टडी गाइड जिसको हम कहते हैं, उस बुक में से टेस्ट बनाए जाते हैं। जितने मर्ज़ी आप बनाएं, 200 बनाएं, 400 बनाएं, 100 बनाएं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टेस्ट कुछ ना कुछ बनाता रहूँ, अपलोड करता रहूँ। उसको मैं टेस्ट नंबर दे देता हूँ कि ये टेस्ट 35 है, 36 है, ताकि हमारे यूट्यूब के ऊपर जो लोग देख रहे हैं उनको पता हो कि कितने टेस्ट वो कर चुके हैं, वरना इनका कोई नंबर भी नहीं है, ठीक है। ये तो हम आसानी के लिए कर रहे हैं कि लेसन 1, लेसन 2 जैसे। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग अजीबोगरीब से दावे करते हैं कि ये 5 दिनों में हो जाएगा और ये 10 दिनों में हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ने अगर बिल्कुल बुक पढ़ी नहीं है, ठीक है, 5 दिनों में तो बुक पढ़ने नहीं होती। 5 दिनों में तो आप उसको पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकते। फिर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से तरह के टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सिर्फ लाइक्स लेने के लिए लोग और चैनल को पॉपुलर करने के लिए लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं। आप समझदार लोग हैं, आप खुद जाके सुने, देखें, आप मेरे टेस्ट को देखें, उनको देखें। मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं है, बट मैं एज अ टीचर, मैं खुद टीचर हूँ, मैं किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं लोगों को देना चाहता, लोगों को किसी किस्म की फॉल्स होप्स, गलत उम्मीद नहीं देना चाहता। आप खुद चीज़ को देखें, समझें, जज करें और फिर उसके बाद करें। मेरे आप देख लें कितने ही व्यूअर्स हैं जो मेरे टेस्ट तैयार किया, पास हुए, और आप के पास सारे टेस्ट में नहीं है। एक वीडियो पे मैं देख रहा था, वो यूट्यूबर जो है वो बता रहा था या बता रही थी कि टेस्ट का टाइम 40 मिनट्स है। अब ये कितनी गलत इन्फॉर्मेशन है, वो 45 मिनट्स टाइम होता है, ठीक है। तो चले हम टेस्ट शुरू करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द यूके population is ethnically diverse and changing rapidly, especially in large cities. तो इसका जो मीनिंग है क्वेश्चन का वो ये है कि यूके की जो पॉपुलेशन है बड़े शहरों में वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। यानी एथनिकली डाइवर्स, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग आ रहे हैं। तो ये बात सही है कि गलत है? ख़ासकर जैसे कि लंदन है तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि लंदन में आप देखते हैं कि दुनिया की तकरीबन हर नेशनैलिटी, हर एथनिक बैकग्राउंड के लोग आपको मिलते हैं, हर रिलीजन के लोग मिलते हैं। तो ये उस बारे में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ द किंग। आपको ये याद रखना होगा कि ये नॉट वाली बात चुननी है, ये नहीं कि किंग क्या कर सकता है। देखें, किंग जो होता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किंग या क्वीन जो भी हो। तो यहाँ पे कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो किंग नहीं कर सकता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? टू इनैगुरेट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इन द यूके। इनैगुरेट का मतलब है चालू करना, स्टार्ट करना, उसके इफ्तिताह करना।
यूके में इम्पोर्टेंट बिजनेस का इफ्तिताह करना, टू रिसीव फॉरेन एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को रिसीव करना, टू एंटरटेन विजिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट्स, जो दूसरे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स हैं उन वो आएँ तो उनको रिसीव करना, टू मेक स्टेट विजिट्स ओवरसीज़ या फिर सरकारी दौरों पे जाना। तो ये सारे काम जो हैं ये किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किंग को करने हैं। तो इनमें से ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये वो चीज़ है जो किंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर इज अ न्यूट्रल MP एंड डज नॉट रिप्रेजेंट ए पॉलिटिकल पार्टी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या दुनिया में कोई भी आप देखते हैं पार्लियामेंट होती है तो उसमें एक तरफ अपोजिशन लीडर्स और अपोजिशन की पार्टीज बैठते हैं, एक तरफ गवर्नमेंट की पार्टीज बैठती हैं और उनको चलाने के लिए एक स्पीकर होता है। तो स्पीकर के बारे में क्वेश्चन है कि स्पीकर एक न्यूट्रल MP होता है और किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस चीज़ को आप समझें, स्पीकर होता किसी न किसी पार्टी से ही है। लेट्स से आप हैं, आपने इलेक्शन लड़ा कंजर्वेटिव पार्टी से या लेबर पार्टी से, ठीक है, आप इलेक्शन बन के जीत के MP हो गए, फिर आपकी पार्टी ने डिसाइड किया कि वो आपको स्पीकर के तौर पे नॉमिनेट करते हैं और आप स्पीकर चूज हो गए। आप थे तो लेबर पार्टी के, लेकिन जब आप स्पीकर बने आप दिल में से तो लेबर पार्टी के होंगे, आपको सबको पता भी होगा, लेकिन आप न्यूट्रल हो के सारा फंक्शन करेंगे। ये नहीं है कि आप लेबर पार्टी के लोगों को ज़्यादा टाइम दें और बाकियों को बोलने का टाइम ही ना दें। तो आपने वहाँ पे एक न्यूट्रल हो के काम करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद आप MP होते हैं, आप अपने इलाके में उसी तरह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हेल्प करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं जैसे बाकी सारे लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लंदन आई? लंदन आई का आपको पता ही है, जो कि रिवर टेम्स के ऊपर है, पार्लियामेंट हाउसेस के बिल्कुल सामने तो नहीं कह सकते, पास है। उसकी हाइट क्या है? 125 मीटर्स, 135 मीटर्स, 140 या 152 मीटर्स? तो उसका करेक्ट आंसर है 135 मीटर्स है। और कभी कभी ये क्वेश्चन फुट में भी आ जाता है, तो अगर ऐसा हो तो आपको याद रखना है कि ये 43 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How can a person facing domestic violence find a safe place to stay? जिस आदमी को, जिस शख्स को डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये होता है कि घर में हस्बैंड वाइफ को अगर मारे पीटे या वाइफ हस्बैंड को मारे पीटे, डराए धमकाए, जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ को ही मारे, दोनों में झगड़ा हो सकता है। हस्बैंड्स को भी बाज़ औक़ात घर से मार पड़ती है, निकलना पड़ता है, जो भी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कौन से सेफ प्लेस हैं जहाँ पे वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार स्पाउस जो है वो जा सकता है, या कोई भी हो, ज़रूरी नहीं स्पाउस ही हो, बच्चे भी हो सकते हैं। 2 ऑप्शंस यूज़ करने हैं, गोइंग टू अ होटल अवे फ्रॉम देयर होम, होटल में चले जाएं, कॉन्टैक्टिंग द नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस फ्री हेल्पलाइन, नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस फ्री हेल्पलाइन को कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि हमारे पर ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर अरेंज करते हैं। कॉन्टैक्टिंग द पुलिस के साथ रब्ता करना, या कॉन्टैक्टिंग द हॉस्पिटल। तो इसका करेक्ट आंसर है ये और ये। आप या तो नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस फ्री हेल्पलाइन को फ़ोन करके उनको बताएंगे या फिर पुलिस को बताएंगे, फिर वो आपका अरेंज करते हैं, वो फिर आपको केयर होम्स में या किसी जगह पे लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट, What name is given to the celebration when people in Great Britain set off fireworks at home in special displays on the 5th of November? सारे क्वेश्चन का मीनिंग ये है, 5 नवंबर को जब लोग आतिशबाजी करते हैं, फायरवर्क्स पटाखे छोड़ते हैं रात को हवा में, उस इवेंट को, उसका नाम क्या है? बॉनफायर नाइट, फायरवर्क्स नाइट, ब्राइट नाइट, द कैंडल्स नाइट? तो इसका नाम है बॉनफायर नाइट। ओके, सो ग्रेट ब्रिटेन 5th of November, bonfire night, ये आपने चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did the Vikings first visit Britain to raid coastal towns and take away goods and slaves? हमने पिछले टेस्ट में भी वाइकिंग्स की बात की थी। ये वो लोग थे जो कि नॉर्दर्न यूरोप से आए थे और यहाँ पे आके ये लूट मार करते थे। तो वाइकिंग्स ने सबसे पहले कब ब्रिटेन में आके लूट मार करना शुरू की और स्लेव्स लेके जाना शुरू कर? टेक अवे गुड्स का मतलब है लूट मार। कोस्टल टाउन्स में ज़ाहिर है जो इलाके कोस्ट के ऊपर हैं, साइल के ऊपर हैं, बीच के ऊपर हैं, अब वो वहाँ से आते, जहाज़ों से उतरते, लोगों को लूटते और कुछ लोगों को ग़ुलाम बना के लेके चले जाते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? AD
600, 789, 790 या 804। तो इसका करेक्ट आंसर है ये। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखने का एक तरीका ये है कि ये देखें 7, 8, 9, 7, 8, 9, बस ये वो टाइम है जब के वाइकिंग्स आया करते थे। ठीक है, आपको इसको यूं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has control or policy and laws governing defense, foreign affairs, immigration, taxation and social security in Northern Ireland? तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लें कि नॉर्दर्न आयरलैंड में डिफेंस 1, फॉरेन अफेयर्स 2, इमिग्रेशन 3, टैक्सेशन 4 एंड सोशल सिक्योरिटी 5। ये नॉर्दर्न आयरलैंड में कौन बनाता है? आयरिश गवर्नमेंट बनाती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट यूके की, या नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली, या द मॉनर्क किंग या क्वीन को कहते हैं। तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो 5 शोबे हैं इसमें कोई भी कंट्री यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड अपने तौर पे नहीं बना सकते। ये मरकजी हुकूमत या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, क्योंकि ये बहुत सीरियस अफेयर्स हैं, सीरियस इश्यूज हैं, इसलिए इनके ऊपर हर कंट्री का। अब आप अगर ऐसा हो ना तो फिर तो डिफेंस का लेट से यूके पे किसी ने अटैक कर दिया, इंग्लैंड वाले कहीं लड़ना है, वेल्स वालों की असेंबली कानून पास कर दे नहीं हम तो नहीं लड़ते, हम थके हुए हैं, या नॉर्दर्न आयरलैंड वाले भी कह दें कि हम भी नहीं लड़ते, तो फिर तो इस तरह एक ही कंट्री रह जाएगा, फिर तो कंसेंसस नहीं हुआ। तो इस वजह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया वो फिर चारों कंट्रीज को करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स वर देयर इन इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड? नेशनल पार्क्स का मतलब ये नहीं होता जो आपके जैसे घर के पास कोई पार्क हो गया नेशनल पार्क, उसको नहीं कहते। नेशनल पार्क्स कहते हैं इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के अंदर एरियाज ऑफ आउटस्टैंडिंग ब्यूटी के जो जगह हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, वो तारीखी लिहाज से भी उनकी इंपॉर्टेंस होगी या वो बहुत खूबसूरत है, फिर उनको प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट, वो प्रोटेक्टेड कंट्री साइड है। वो उस तरह के नेशनल पार्क्स कैसे हैं, जैसे कि पीक डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे कि लेक डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये वाले सब। तो ये कितने हैं टोटल? 10, 12, 15 या 25? सो दिस इज 15। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेशनल पार्क्स इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में 15 है टोटल। Which services can be obtained from veterinary surgeons? Veterinary surgeons जो कि जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, उनसे क्या क्या सर्विसेज हम ले सकते हैं? There are places where pets can be left when you go on holiday. अगर आप जब हॉलीडे पे जाते हैं तो उनके पास जाके अपने पेट्स को छोड़ दें। There are places where vaccinations and medical treatment for animal is available. यहाँ पे जानवरों की ट्रीटमेंट, इलाज और उनको टीके वगैरह लगाए जाते हैं। There are places specially prepared to groom pets, या उनको वहाँ पे ग्रोम किया जाता है, या ग्रोम का मतलब होता है उनकी देखभाल करना, उनको ग्रो करना, बड़ा करना। अम्यूजमेंट प्लेसेस फॉर पेट्स, या पेट्स को वहाँ खेलने कूदने के लिए लेके जाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, वेटनरी सर्जन्स, जिस तरह इंसानों के लिए सर्जरी होती है, ये जानवरों की सर्जरी होती है, उनमें वहाँ का इलाज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, The devolved governments in Scotland, Wales and Northern Ireland cannot control policies and laws governing taxation and social security. ये देखें, पिछला क्वेश्चन हमारा जो था वो बिल्कुल इसी से था। वहाँ पे 5 डिपार्टमेंट्स बताए गए थे, एक टैक्सेशन में था और एक सोशल सिक्योरिटी था। डिवॉल्व्ड गवर्नमेंट्स का मतलब होता है जो स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड की अपनी अपनी जो हुकूमतें हैं। देखें, इस कंट्री में, यूके में 4 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। फिर हर कंट्री की अपनी अपनी भी हुकूमत है, यानी जैसा लोकल गवर्नमेंट कह लें। तो वो टैक्सेशन पे और सोशल सिक्योरिटी पे कानून नहीं बना सकते। तो दिस इज करेक्ट, ये हमने अभी पढ़ा है थोड़ा सा कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द यूके हैज एन इफेक्ट ऑन व्हाट? ये जो यूके के अंदर लंबी ज़िंदगी लोगों की है, इसका इफेक्ट किन 2 चीज़ों पर होता है? द नंबर ऑफ पीपल आर होमलेस, पीपल ज़्यादा बेघर हैं। फूड स्कैर्सिटी, खुराक की कमी है। द कॉस्ट ऑफ पेंशन की कॉस्ट बढ़ गई है। हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, वो मैं जब पढ़ाता था तो हमारे एक स्टूडेंट कहते थे उसका मतलब ये है कि फिर ज़्यादा अरसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, या फिर ज़्यादा अरसे ज़िंदा रहना एक मसला बन गया। एक तरफ तो ये कोशिश करते हैं कि लाइफ ज़्यादा हो, दूसरी तरफ फिर कह रहे हैं कि लाइफ ज़्यादा होने से ये प्रॉब्लम आते हैं। बार हमारे ये क्वेश्चन का आंसर ये 2 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ब्रिटिश पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन स्कॉटलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको समझना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको और क्वेश्चन भी समझने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल बरतानिया की जो पॉपुलेशन है उसका कितना हिस्सा स्कॉटलैंड में रहता है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि इसका 30% 583। सो यहाँ पे इसका 8% जो हिस्सा है वो स्कॉटलैंड में पॉपुलेशन का रहता है। वेल्स में अगर हम ये एक क्वेश्चन इसका आंसर तो हो गया, लेकिन अगर आप वेल्स का पूछा जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको वो भी याद रहे। वेल्स में 5% पॉपुलेशन है और उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड में 3% पॉपुलेशन है। अब आप देख लें कि 5, 8 और 5 कितने होते हैं 13 और 14, 15, 16, ठीक है। बाकी सारे के सारा जो इंग्लैंड में होता है, ठीक है। 5 स्कॉटलैंड सबसे बड़ा कंट्री है इंग्लैंड, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। फिर उसके बाद स्कॉटलैंड है तो उसमें 8% है। उसके बाद छोटा वेल्स है उसमें 5% है। उसके बाद सबसे छोटा नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें 3% है। अगर 3 कंट्रीज़ में ये पॉपुलेशन होगी तो चौथी में जो रिमेनिंग 100% में से हो जाएगी। 100 में से इसको माइनस कर लें बाकी वो आ जाएगी। पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा 8%। ये When Cromwell died, his son Richard became Lord Protector in his place but was not able to control army or the government. ओलिवर क्रॉमवेल की बात हो रही है। ओलिवर क्रॉमवेल बहुत पहले इस कंट्री का लीडर था। बहुत सख्त था, बहुत बड़ा, उसको मर्डर कातिल भी कहते हैं। तो जब वो मरा तो उसका बेटा रिचर्ड बन गया लॉर्ड प्रोटेक्टर का मतलब है उस वक्त उनके पास कोई और नाम नहीं था, यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, तो उसको लॉर्ड प्रोटेक्टर बोला। तो वो नालायक था, वो ना उसे गवर्नमेंट कायम कंट्रोल होती थी ना आर्मी। तो ये बिल्कुल बात सही है। बस वो इसलिए बन गया कि उसका बाप पहले लीडर था तो इस वजह से बन गया। तो इसका आंसर ट्रू है। Next, which of the following Academy Awards are the equivalent of the Oscars in the UK? ये जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं आप देखते हैं हॉलीवुड में किसी को ऑस्कर मिल गया बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर वगैरह का, तो उस तरह वो तो हॉलीवुड में हुए। तो यूके में उसका इक्विवेलेंट कौन सा है, यानी उसके उस लेवल के बड़े अवार्ड कौन से हैं? द ब्रिट्स अवार्ड, द BAFTA, द मर्क्यूरी म्यूजिक प्राइज, द MTV अवार्ड। सो इसका करेक्ट आंसर ये है BAFTA। इसका मतलब है द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो इससे BAFTA बनता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 16 है विच पॉलिटिकल पार्टी वाज इलेक्टेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये ब्रिटानिया की बात हो रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो उसके बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट हुई और उसकी गवर्नमेंट बनी। द लिबरल डेमोक्रेट्स, ये तो अभी अभी की पैदावार है, ये तो उस वक्त है ही नहीं। द ग्रीन पार्टी, द कंजर्वेटिव पार्टी, द लेबर पार्टी। तो इसका जो आंसर है वो लेबर पार्टी है और ये 1945 में इनकी हुकूमत बनी थी, ठीक है। और उस वक्त इनका प्राइम मिनिस्टर जो था वो क्लेमेंट एटली था, जो 20 साल तक रहा। तो ये लेबर पार्टी है वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। What was चार्ल्स चैपलिन फेमस फॉर? चार्ल्स चैपलिन को चार्ली चैपलिन भी कहते हैं। ये क्यों मशहूर था? स्पेशल इफेक्ट्स मूवीज़, हॉरर मूवीज़, साइलेंट मूवीज़ या मर्डर मिस्ट्री मूवीज़। तो आप देखते हैं कि चार्ली चैपलिन अगर आपने देखा है तो वो साइलेंट मूवीज़, उसमें बात नहीं होती, सिर्फ एक्शन ही हो रहे होते हैं। साइलेंट मूवीज़ के लिए मशहूर था, फ़नी। In which Japanese cities did the United States drop atomic bombs in August 1945? ये वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 1945 अगस्त में यूनाइटेड स्टेट्स ने कौन से 2 जापान के शहरों के ऊपर एटम बम गिराए? ओसाका एंड नागासाकी, हिरोशिमा एंड ओसाका, ओसाका एंड क्योटो, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये हिरोशिमा एंड नागासाकी, आप इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज ए बैंक हॉलीडे? चूज टू आंसर्स। बैंक हॉलीडे किसको कहते हैं? अ फेस्टिव पेगन डे, पेगन कहते हैं गैर जो मज़हब से रिलेटेड नहीं होता वो वाला दिन होता है। अ प्राइवेट हॉलीडे, अ डे व्हेन बैंक्स आर क्लोज्ड, अ पब्लिक हॉलीडे। तो जब बैंक्स क्लोज होते हैं तो बैंक हॉलीडे उसको कहते हैं, यानी बैंक की छुट्टी है तो बैंक की जब छुट्टी होगी तो सारों की हो जाती है, तो पब्लिक हॉलीडे। तो ये लास्ट ऑप्शन हैं दोनों।
Next, by 1200 the English ruled an area of Scotland known as the Pale around Edinburgh. Okay. ये क्वेश्चन ठीक है कि गलत है? तो ये फॉल्स है। अब ये जो एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है, ये अगर आयरलैंड के लिए यूज़ हो तो ये बिल्कुल सही होगी, लेकिन वो ज़ाहिर है अराउंड एडिनबरा नहीं होगा, अराउंड डबलिन होगा। Basically, by 1200, the English ruled an area of Ireland known as the Pale around Dublin. तो ये उन्होंने क्या किया है, आयरलैंड की बजाय ये चेंज कर दिया और डबलिन की बजाय ये कर दिया। तो ये आपको केयरफुल होके काम करना है। अगर आपने बुक पढ़ी हुई है तो फिर आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा। नहीं पढ़ी हुई, बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ टेस्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। तो ये फॉल्स है ऑप्शन। Which of the following countries does not take part in the Six Nations Championship? ये जो चैम्पियन होती है, चैम्पियनशिप होती है, सिक्स नेशंस इनको कहते हैं। ये रग्बी फुटबॉल की तरह का गेम है। तो ये बहुत ही मशहूर है। यूके में सिक्स नेशंस चैम्पियनशिप होती है। इसमें यूके में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये इसमें 6 कंट्रीज शामिल हैं। इनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जो उसमें नहीं हिस्सा लेता? तो वेल्स, इटली, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। ठीक है। सिक्स नेशंस में कौन कौन से कंट्रीज हैं? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, फ्रांस और इटली। ये होते हैं। ठीक है। वेल्स, इटली, फ्रांस तो है, इसके अलावा इंग्लैंड और आयरलैंड भी है। नेक्स्ट, हु बिकेम क्वीन आफ्टर एडवर्ड द सिक्स? एडवर्ड द सिक्स वो था जो हेनरी एट का, मैं H8 लिख लेता हूँ, हेनरी एट का बेटा था, जिस बेटे के हासिल करने के लिए उसने 6 शादियां की थी। वो बेटा किंग बना, 15 साल के बाद वो मर गया। 15 साल जब उसकी एज हुई तो मर गया। तो उसके बाद फिर कौन क्वीन बना? एलिजाबेथ वन, क्वीन मैरी, एन बोलेन, कैथरीन ऑफ अरागन। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वीन मैरी, जो उसकी सौतेली बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not classified? Not को याद रखिएगा, classified as a criminal offense in the UK. So इसका ये मतलब ये है कि ये 4 चीज़ें जो हैं, इनमें से 3 क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, एक ऐसा है जो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वो हमने ढूंढना है। सो ये इन 4 में से कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? सेलिंग अल्कोहल टू एनीवन अंडर द एज ऑफ 18, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी भी 18 साल से नीचे आदमी को अल्कोहल बेचना। सेलिंग और बाइंग ड्रग्स किसी भी किस्म की पीने, ये जो स्मोक वाली ड्रग्स होती हैं, ये जो फार्मेसी वाली नहीं, ड्रग्स बेचना, खरीदना, वो क्राइम है। कैरिंग नाइफ कैरी करना क्राइम है। अनफेयर डिसमिसल और डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस, तो ये क्राइम नहीं है, ये सिविल ऑफेंस है। किसी को वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन करके या अनफेयर उसको रिमूव कर देना, ये सिविल ऑफेंस है, ये क्राइम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, The right to life and the right to liberty and security are some of the principles included in the European Conventions of Human Rights. जो यूरोपियन कन्वेंशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ के जो कन्वेंशंस हैं, जो मुआहदा है, उसके मुताबिक हर एक को राइट टू लाइफ, ज़िंदा रहने का, और उसको आज़ाद रहने का, और उसको सेफ रहने का हक है। तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है, ये ऐसा ही है। तो ये हमारे क्वेश्चन आज का ये ख़त्म हुआ, टेस्ट ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको कोई फिर भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। ओके, सो प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन, और जब आप कॉन्फिडेंट फील कर लें तब आप टेक्स्ट बुक कराएं और टेस्ट करें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय।